नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं गांव की, किसान की और ग्रामीण विकास की। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे धान की नर्सरी की। उसके बाद बताएंगे कि कैसे हमारे मुर्गी पालक पोषण युक्त अंडा ले सकते हैं और अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान ताराचंद बेल जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में ये समय होता है कि हमारे किसान धान की तैयारी में जुट जाते हैं। हमारे किसान धान की नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती है जिससे अच्छी नर्सरी नहीं तैयार होती और उन्हें धान की अच्छी पौध भी नहीं मिल पाती। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान धान की नर्सरी को लेकर विशेष सावधानी बरते और अच्छी पौध तैयार करें। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। दुनिया में मक्का के बाद धान की फसल ही ली जाती है। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ हैं। भरपूर उत्पादन लेने के लिए स्थान विशेष के हिसाब से धान की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे असिंचित क्षेत्र के लिए किस्में नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, साकेत 4, बरानी दीप, शुष्क सम्राट, नरेंद्र लाल मनी। सिंचित क्षेत्रों के लिए किस्में पूसा 169, नरेंद्र 80, पंत धान 12, मालवीय धान 3022, नरेंद्र धान 2065। मध्यम पकने वाली किस्में पंत धान 10, पंत धान 4, सरजू 52, नरेंद्र 359, नरेंद्र 2064, नरेंद्र धान 2064, पूसा 44, पीएनआर 381 प्रमुख हैं। ये समय धान की बुआई के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय पर की गई बुआई से फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था हो। इसके लिए पानी रोकने की क्षमता रखने वाली चिकनी या मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान मई जून माह में पहली बारिश के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लें। साथ ही पौध तैयार करने के लिए खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें, ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके बाद आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें, ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले, साथ ही जड़ों का नुकसान कम हो। ये तो बात हुई खेत तैयार करने की। अब बात करते हैं नर्सरी की। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी क्यारियां बना लें। साथ ही प्रति क्यारी में 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाएं। इसके बाद बुआई करें। बुआई के पहले बीजोपचार जरूरी है। नर्सरी की पौध जितनी स्वस्थ होगी उतनी अच्छी उपज मिलेगी। करीब 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है और जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पौध तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक जगह पर 1 से 2 पौधे ही रोपें। किसान चाहें तो दूरी निर्धारित करने के लिए पैडी मार्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे से पौधे के लिए और कतार से कतार के लिए 25 सेंटीमीटर के अंतर पर निशान बनाता है। इससे पौधों को पर्याप्त स्थान मिल जाता है, साथ ही पैदावार भी बढ़िया होती है। तो अभी आपने जाना धान की नर्सरी के बारे में। इसी के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। बने रहें आप गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ
अच्छी जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। आप सभी जानते हैं कि मुर्गी का अंडा पोषण से भरपूर होता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस अंडे का हम सेवन कर रहे हैं वाकई में पोषण से भरपूर है या फिर नहीं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि मुर्गी पालक ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लेने पर फोकस करते हैं और पोषण को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान, हमारे मुर्गी पालक अच्छे अंडे प्राप्त कर सकते हैं जो कि पोषण से भरपूर होंगे। फसल अच्छी हो, पोषण से भरी हो, इसके लिए खेती के हर पहलू पर ध्यान देना होता है। कितनी खाद डालनी है, कैसे बीजों का चयन करना है, यही नियम लागू होता है पशुपालन पर भी। हम अपने पशु की जितनी अच्छी देखभाल करेंगे, उनसे उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन मिल सकेगा। आमतौर पर हम दूध की गुणवत्ता के स्तर को तो आसानी से माप लेते हैं, लेकिन क्या कभी मुर्गी के अंडों की गुणवत्ता पर विचार किया है? अपनी आहार की थाली में हम प्रोटीन के लिए अंडे को शामिल करते हैं। एक अनुमान के अनुसार 100 ग्राम के एक उबले अंडे में 155 कैलोरी एनर्जी होती है। इसमें 12.58 ग्राम प्रोटीन, 1.12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10.61 ग्राम फैट होता है। वहीं अंडे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, फ्लोराइड, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अंडे सिर्फ पोषण ही नहीं देते बल्कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन क्या हम तक पहुंचने वाला अंडा पोषण से भरा है? एक संस्था ने इस बारे में विचार किया और सुधार भी। राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले गुलाम टायर मुर्गी पालन में हर पहलू पर ध्यान देते हैं। वो मुर्गियों को नेचुरल फीड कराते हैं, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ हर्बल फीड, ऑर्गेनिक फीड को कंज्यूम करते हुए बर्ड को जो नेचुरल फीड देते हैं, उससे जो हमारा जो एग प्रोडक्शन होता है वो फ्रेश, नेचुरल, ऑडोर फ्री, किसी भी तरह का गंध नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। अंदर के अंदर अच्छा खुशबूदार, चमकदार एग्स, वाइट शेल के अंदर एग्स प्रोडक्शन होता है। एग्स का जो हमारा मार्केट है विद इन राजस्थान, यूपी, एमपी के कुछ पोर्शंस के अंदर हमारे यहाँ से जो है डेली पिकअप्स लोड होके हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे कंज्यूम होता है। अब हमने ऑर्गेनिक एग्स प्रोडक्शन की तरफ हमने फोकस किया है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर एग्स रखा जाता है, फिर कोल्ड स्टोरेज के एग को 2-3 महीना पुराना हो जाता है, फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। जब कंज्यूमर्स तक पहुंचता है वो कोल्ड स्टोरेज का एग्स, तो उसके अंदर ऑडोर्स डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज के अंदर डिफरेंट कमोडिटीज़ रखी होती है। बनाना रखा है, एप्पल रखा है, और भी बहुत सारी जो कमोडिटीज़ रखी है, तो उनकी सबकी स्मेल आपस में डेवलप होकर वो एग के अंदर इंड्यूस हो जाती है। क्योंकि एग्स के अंदर कैल्शियम का जो कवर होता है आउटर सेल, उसके ऊपर बारीक बहुत सारे होल्स होते हैं, तो उस होल की वजह से वो ऑडोर ट्रांसफ़र हो जाती है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो फ्रेश नेचुरल प्रोडक्ट नहीं रह पाता है। तो हमने ऑर्गिट एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिससे कि फार्म से जो एग्स प्रोड्यूस हुआ उस एग्स को हम यूवी सैनिटाइज करते हैं, उसकी ऑर्गेनिक केमिकल्स से, ऑर्गेनिक लिक्विड से उसकी वॉशिंग होती है, देन यूवी सैनिटाइज होता है। उसके बाद उसका हर एक इंडिविजुअल एग्स के ऊपर प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट ऑटोमेटेड मशीन्स के ऊपर आती है। हमारे जो फार्म्स है वो फुली ऑटोमेटेड है, वेरी लेस ह्यूमन इंट्रैक्शंस आर देयर। मिनिमम लोगों का जो प्रोडक्ट के ऊपर हाथ से टच होता है, अगर हाथ से टच भी होता तो लेबर्स जो है ग्लव्स वगैरह इस तरह के यूज़ करती है, ताकि हाइजीन एनवायरनमेंट पूरा बना रहे। आमतौर पर मुर्गी पालन में जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो या तो हम अंडा उत्पादन की बात करते हैं या फिर मांस उत्पादन की। लेकिन गुलाम जी बायो वेस्ट से न सिर्फ बायोगैस संयंत्र संचालित कर रहे हैं, बल्कि पोल्ट्री फार्म में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान भी निकाल रहे हैं।
बायोगैस प्लांट से बची स्लरी का भी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो खेतों के लिए रसायन मुक्त जैविक खाद तैयार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जितना भी बायो वेस्ट जनरेट होता है उस बायो वेस्ट को हमने बायोगैस प्लांट डेवलप किया। उस बायोगैस प्लांट के अंदर जितनी भी बायो वेस्ट है, लीटर्स है, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। बायोगैस डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिक प्रोसेस से मीथेन गैस का फर्मेंटेशन होता है। उस मीथेन गैस को हम फर्दर रीयूज करके हमारे प्लांट में जितने भी ऑटोमाइजेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस है, 3 हॉर्स पावर के 40 किलोवाट तक का जो हमारा लोड है, क्योंकि पूरा प्लांट ऑटोमाइज्ड है, तो 40 किलोवाट का जो पावर रिक्वायरमेंट होता है, हमने 3 फेज़ का गवर्नमेंट से कोई पावर कनेक्शन नहीं लिया हुआ है। हम हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे फार्म्स के अंदर वो सारा गैस का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। फार्म्स के ऊपर हमारे जो लेबर्स हैं वो लेबर भी मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है उस मीथेन गैस को बर्नर के अंदर यूज करते हैं, कुकिंग गैस के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है। फिर बायोगैस प्लांट से फर्दर बायो प्रोडक्ट जो निकलता है, स्लरी डिस्चार्ज होती है, वो स्लरी बहुत उच्च क्वालिटी की हाईली न्यूट्रिएंट बायो स्लरी होती है। वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो किसी भी तरह के केमिकल से फ्री है, क्योंकि बायोगैस स्लरी है, वो बायोगैस प्लांट से निकली हुई है। उस बायो स्लरी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेनली आपका नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन, कुछ छोटी छोटी मात्रा के अंदर बहुत सारे मेरे पास लीफलेट के अंदर है। उसकी हमने लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करवा रखी है गुजरात स्टेट से, राजस्थान स्टेट से। उस बायो स्लरी को हम डीवाटर करके और उसके अंदर और नेचुरल मिनरल इंग्रेडिएंट्स जैसे फास्फोरस है, नेचुरल माइंस जो हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर से उसका जो माइनिंग प्रोडक्ट है, प्लस राजस्थान के अंदर कैल्शियम प्रोडक्ट्स हैं, प्लस राजस्थान के अंदर जिप्सम प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे हम हमारा जो स्पेशल एक कॉम्बिनेशन है जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से एरिया में किस मिनरल की डिफिशियंसी, उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। उस प्रोडक्ट के अंदर मेनली हमारा बायोगैस प्लांट की डिस्चार्ज स्लरी है और कुछ परसेंटेज के अंदर 30% के अंदर दूसरे ऑर्गेनिक नेचुरल मिनरल्स को मिक्स करके उसका फर्दर फर्मेंटेशन होता है। इस तरह से देखा जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ सेहतमंद अंडों का उत्पादन लिया जा सकता है, बल्कि अतिरिक्त मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो अभी आपने जाना कि कैसे अच्छी क्वालिटी के अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गांव किसान में मुलाकात करवाएंगे आपकी कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान की कहानी पर। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मध्य प्रदेश के कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मध्य प्रदेश के कामयाब किसान ताराचंद बैल जी से, जो कि जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने 2009 में जैविक खेती को अपना लिया था और लंबे समय से जैविक खेती पर ये काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य किसानों को भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती अपना सकें। कई विषयों पर इन्होंने शोध भी किया है। तो आइए जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी हमारे इस रिपोर्ट में। प्राकृतिक खेती जितनी सरल और सहज है, उतने ही सरल होते हैं इसे अपनाने वाले किसान भी। आज हम जिस किसान की बात करने जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती में किए गए उनके प्रयासों को लगभग सभी लोग जानते हैं। कृषि को आसान और भरपूर उत्पादन देने वाली बनाने के लिए उन्होंने करीब 168 विषयों पर काम किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान और मार्गदर्शक ताराचंद बैल जी की। ताराचंद जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी वाली ही रही है, लेकिन पहले उनके यहाँ भी रासायनिक खेती ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ताराचंद जी ने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बारे में पढ़ा तो जैविक खेती एक विकल्प के रूप में दिखाई दिया। इसी के बारे में और बेहतर जानने के लिए उन्होंने केवीके से संपर्क किया, जहां उनकी मुलाकात नानाजी देशमुख से हुई और अगले कुछ सालों तक उनके सानिध्य में रहते हुए प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझा। यही वो समय था जिसने ताराचंद जी की सोच को बदल दिया और उन्होंने साल 2009 से प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। इस खेती से मिलने वाले परिणामों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 100 किसानों को मिलाकर एक संस्था बनाई और जुट गए इसे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में। ताराचंद जी की तकनीक के जरिए किसान अपनी आसपास की चीजों से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश समेत सभी सूक्ष्म तत्व आसानी से बना सकता है। साथ ही मौजूदा समय में खेती करने से पहले हवा, पानी, मिट्टी, ऊर्जा को शुद्ध करना जरूरी है। लेकिन कैसे? इन तमाम विषयों पर ताराचंद जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। तो आइए हम जानते हैं कि ताराचंद बैल जी किस तरह से जैविक खेती को एक नया धारा दे रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं और लोगों तक, किसानों तक किस तरह से वो पहुंच करके उनकी खेती के जो वो तरीके हैं उनमें बदलाव लाने का जो प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, इनको जानने के लिए हम मिलते हैं ताराचंद जी से। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैविक खेती से कैसे जुड़ने का आपके मन में विचार आया और आप किस तरह से जुड़े? देखिए, ऐसा है 2005 में मुझे नानाजी देशमुख ने 5 टास्क दिए थे। गांव से गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद खत्म करना। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ के वहां गए थे और जब उन्होंने हमें टास्क दिया तो हमने 167 विषयों पर काम किया। फिर मुझे लगा कि केवल प्राकृतिक खेती कर ले किसान तो गरीबी भी खत्म, बेकारी भी खत्म, अशिक्षा भी खत्म, विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो जब हमने प्राकृतिक खेती पर समझा तो 2009 में 100 किसानों को, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी के 100 किसानों को मिलाकर मैंने एक संस्था बनाई, रजिस्टर्ड संस्था, प्राकृतिक खेती शोध संस्था बालाघाट। और हमने प्राकृतिक खेती पर कई तरह के काम किए। भारत और भारत के बाहर के जितने मॉडल थे हमने सब लगाए और उन सब के प्रयोग के बाद हमने नतीजे निकाले कि हमें जो है ऐसे ऐसे काम करना है। सबसे पहले मिट्टी को अच्छा करना, तो उसका हमने एक प्रैक्टिस डेवलप किया, भूमि उपचार। मिट्टी उसमें क्या है, 1.5-2 साल में मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है। मिट्टी में किसी तरह की कोई फंगस वायरस रहता नहीं। पौधा बहुत अच्छा ग्रो होता है। हरी कच्च फसल आती है। तब फिर हमने जब हरी कच्च फसल आने लगी तब हमने 3G 4G कटिंग डेवलप की और इसके द्वारा हमने 18 फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन लिए हैं। जैविक खेती में जैसा कहा जाता है कि उत्पाद में कमी आ जाती है। आप केमिकल से जब आप जैविक में आते हैं तो उत्पादन में वो नहीं रह जाता है जो केमिकल में रहते। कहाँ तक ये सत्य है और इससे किस तरह से आपने? बिल्कुल, अभी तक की जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी कि वो उनमें उत्पादन इसलिए घटा है कि वो न्यूट्रिशन और एनर्जी का ध्यान नहीं दिए। न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देंगे, एनर्जी का ध्यान नहीं देंगे तो उपज घटेगी, क्योंकि अल्टरनेट हमको या पौधों को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए और खुराक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए।
तो हमने ये दोनों काम किया। पहले तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करने का काम किया। मिट्टी, हवा, पानी में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हमने ख़त्म किया ऊर्जा जल से। ऊर्जा जल यानी बहुत सरल फार्मूला है, अग्निहोत्र, भस्म का पानी और फिटकरी। ऊर्जा जल ये ज़मीन पे डाले, मिट्टी की निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और फिटकरी के कारण फंगस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने हवा का और पानी का भी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश की। उसके लिए जो है जहाँ ट्यूबवेल के स्रोत है वहाँ पर अग्निहोत्र, भस्म और गौमूत्र डालते हैं। और पानी अगर कड़वा हो, खारा हो, तो वहाँ पर जैव रसायन, एक सरल फार्मूला है जैव रसायन अपना, जैव रसायन और जो है गौमूत्र हम डालते हैं। जैव रसायन और दूध हम डालते हैं, कड़वा और खारा हो तो ऐसे जो अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, दूध और जैव रसायन से पानी बहुत शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाए, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। वायु की एनर्जी बढ़ाने के लिए हम गंध चिकित्सा करते हैं। और पूरे पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको ठीक करने के लिए हम अग्निहोत्र करते हैं। तो अग्निहोत्र के द्वारा पंच महाभूतों, पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन से मीरा, इनका हम एनर्जी बढ़ाते हैं। जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो वहाँ कोई भी फसल बहुत अच्छी होगी। इस तरह से हम मिट्टी को शोधन कर रहे हैं और 1 साल, 1.25 साल में अपनी इस टेक्निक की, और इस टेक्निक का लोगों ने नाम ही दे दिया, TCB टेक्निक लोगों ने नाम दिया, ताराचंद बेलजी तकनीक लोगों ने नाम दिया। तो हमने जो है यही नाम फिर चलने दिया कि इस टेक्निक में मिट्टी की निगेटिविटी खत्म और ताकत से भर जाएगी। अब हम न्यूट्रिशन देने की बात करते हैं। अभी न्यूट्रिशन देने के लिए 150 से ज़्यादा फार्मूले बनाए मैंने। वृक्ष आयुर्वेद, कृषि संहिता, पाराशर संहिता, उपवन विनोद, कृषि गीता, भगवान परशुराम की लिखी हुई, ये इन ग्रंथों से, ये ग्रंथ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं सोल के थ्रू। इन ग्रंथों के से हमने ये फार्मूले निकाले। उसमें से 2-3 फार्मूले ऐसे हैं जो ज़बरदस्त न्यूट्रिशन देते हैं। एक है सडरस, 6 लीटर छाछ में 6 ग्राम आंवला डालो, 4 घंटे रखो, सडरस तैयार। 6 रस, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त, कसाय। और ये 6 रस है मतलब दुनिया के सारे न्यूट्रिशन है। खट्टा है मतलब विटामिन सी है, मीठा है मतलब ग्लूकोज है, कसैला है मतलब जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम है। तो इस तरह से हम न्यूट्रिशन, सडरस, फिर एक जैव रसायन बनाएं। ये प्रोबायोटिक प्रोटीन है एक प्रकार का। 150 लीटर पानी में 50 किलो फल और 16 किलो गुड़ डाल दो, 90 दिन एयर टाइट बंद करके रख दो, बहुत सुगंधित द्रव्य तैयार होता है। बहुत पौधा तो जो जमीन में बैक्टीरिया बना के देते हैं, हमने ड्रम में बना लिया। नाम क्या रखा? जैव रसायन। पौधा चल पड़ता है दिन दूनी रात चौगनी। फिर हमने एक बनाया अणु जो है भस्म रसायन और गोवर्धन खनिज खाद। भस्म रसायन में क्या है? कुछ नहीं, हमने समुद्री नमक और जो है फिटकरी, सेंधा नमक, सुहागा, ऐसी चीज़ों को मटके में बंद, और हरड़ मटके में बंद करके, और मटके में बंद करके डाल के पकाते हैं भट्टी में, और फिर इसका जो है जीवाणु घोल में डालते हैं और तैयार हो जाता है। इसको खेत में डालो। ताराचंद जी वैसे तो कई विषयों पर काम कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य है वो है 3G व 4G कटिंग तकनीक, अग्निहोत्र एवं गंध चिकित्सा तकनीक, पंचगव्य घोल व पंचगव्य रसायन, सजीव जल, भस्म रसायन, गाजर घास स्वरस, फफूंद रोधी रसायन, सडरश, हरड़ रसायन, कैल्शियम अर्क, प्राकृतिक फास्फोरस घोल। उनकी ये तकनीकें फसल उत्पादन में भरपूर इजाफा तो दे ही रही हैं, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ भी रख रही हैं। ताराचंद जी हजारों किसानों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं और आगे भी आंकड़ों में इजाफा होता रहेगा। तो ये थी आज के हमारे कामयाब किसान ताराचंद बेलजी की कामयाबी की कहानी, जो कि जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आशा करते हैं कि उनकी कामयाबी की कहानी देखकर आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर देखें गाँव किसान। इसी के साथ ही यहाँ आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मुलाकात होगी अगले अंक में। नमस्कार।